Hello student, I am Hariom Narware. We are starting preparation of power electronics topic SCR. SCR का एब्रीविएशन है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसे PNPN डिवाइस भी कहा जाता है और ये थायरिस्टर फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, मेंबर ऑफ थायरिस्टर फैमिली। SCR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि 3 मोड में वर्क करती है। नंबर 1 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, सेकेंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, थर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इन 3 मोड में SCR वर्क करता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मीन्स फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में वोल्टेज को ब्लॉक करता है, इसे ही बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड मीन्स फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में करंट का फ्लो भी कर सकता है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड मीन्स रिवर्स बायस की कंडीशन में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। SCR का डायग्राम इस प्रकार का होता है, जैसे कि इस डिवाइस का नाम PNPN डिवाइस भी है, इसलिए आप यहाँ देखिए PNPN लेयर प्रेजेंट है। इस डिवाइस में 3 जंक्शन हैं, J1, J2 एंड J3। जैसे कि यह डिवाइस 3 मोड में वर्क करती है। अभी मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तब हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की स्टडी करते हैं। इस मोड के लिए SCR के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ आप सारे जंक्शन को ऑब्जर्व कीजिए। जंक्शन J1 देखिए, जंक्शन J1 की P लेयर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जंक्शन J3 की N लेयर माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड है। और हमें पता है जब P टाइप की लेयर प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड होती है तो वो फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन होती है, और जब N टाइप की लेयर माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड होती है तो यह भी फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन होती है। क्योंकि हमें पता है जब P टाइप की लेयर प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड होती है और N टाइप की लेयर माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड होती है तब ये फॉरवर्ड बायसिंग की प्रोसेस होती है। तो यहाँ देखिए P टाइप की लेयर प्लस से कनेक्टेड है, इसलिए J1 फॉरवर्ड बायस में है, और जंक्शन J3 में N टाइप की लेयर माइनस से कनेक्टेड है, इसलिए जंक्शन J3 भी फॉरवर्ड बायसिंग में है। अब इस जंक्शन J2 को देखिए, इसका बैटरी से कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि ये कौन सी बायसिंग में है। तो हम ऐसे डिसाइड करेंगे, इस बैटरी का एक पार्ट ऊपर की ओर ले जाएंगे तो हम ये मानेंगे कि N माइनस लेयर से प्लस कनेक्टेड है और जो P लेयर है जंक्शन J2 की जो P लेयर है ये माइनस से कनेक्टेड है। तो N प्लस से और P माइनस से, तो ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन है। रिवर्स बायसिंग के लिए N प्लस से कनेक्टेड होता है और P माइनस से कनेक्टेड होता है, इसलिए जंक्शन J2 रिवर्स बायसिंग में। आपको सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप यहाँ बैटरी से सप्लाई दे रहे हो, उसके बाद भी इस SCR में करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको दिख ही रहा है, जंक्शन J2 पर जो रिवर्स बायसिंग की कंडीशन है ये करंट को अलाउ ही नहीं करेगी, करंट को पास नहीं होने देगी अपने अंदर से। क्योंकि आप जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे इसके अंदर की डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाएगी। और एक बात मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसके स्ट्रक्चर में क्या है, PNPN डिवाइसेस है, P लेयर N लेयर, P लेयर N लेयर। लेकिन आपको यहाँ पर एक माइनस साइन दिख रहा है। ये जो माइनस साइन है ये कम डोपिंग को इंडिकेट कर रहा है, लाइटली डोपिंग को इंडिकेट कर रहा है। जो और कम डोपिंग वाला मटेरियल जो है यहाँ पर, इसे ड्रिफ्ट रीजन कहा जाता है। मैंने पावर डायोड में भी आपको समझाया था कि कम डोपिंग वाला जो मटेरियल है उसे ड्रिफ्ट रीजन कहा जाता है। और ये जो लाइटली डोपिंग वाला जो रीजन है, इसके कारण जो डिप्लेशन लेयर है वो बहुत बड़ी होती है। जब डिप्लेशन लेयर बहुत बड़ी होगी तो ये ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक करेगा, तब जंक्शन J2 का रिवर्स बायस बहुत ज़्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। जब एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई दी जाती है, हम इसे फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन मान के चलते हैं एक प्रकार से। तो फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन हमने अप्लाई की है, उसके बाद भी ये वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है क्योंकि जंक्शन J2 पर रिवर्स बायस है। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू समझते हैं। ये एक्सिस एनोड टू कैथोड वोल्टेज की एक्सिस है और ये एक्सिस एनोड करंट की एक्सिस है। इस सेंटर पॉइंट पर राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव है और इस सेंटर पॉइंट के लेफ्ट साइड की वैल्यू नेगेटिव है। इस सेंटर पॉइंट से ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव है और इस सेंटर पॉइंट से नीचे की वैल्यू नेगेटिव होती है। कि इस एक्सिस के राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इस एक्सिस के
लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए जब एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव है तब ये वोल्टेज कंसिडर होगा, और जब एनोड टू कैथोड वोल्टेज नेगेटिव होगा तब ये वैल्यू कंसिडर होगी। अभी हमने एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव दिया है, तब क्या हो रहा है, जंक्शन J2 के रिवर्स बायस होने के कारण ये वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, और ये ड्रिफ्ट रीजन की प्रेजेंस के कारण ये किलो वोल्ट की रेंज तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। इस बैटरी का वोल्टेज एनोड और कैथोड के एक्रॉस अपेयर होता है। जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जंक्शन J2 की जो डिप्लेशन लेयर है ये भी बड़ी होती जाती है, और बैटरी के वोल्टेज को ये डिप्लेशन लेयर ब्लॉक कर लेती है, मीन्स अपने ऊपर बनाए रखती है, ब्लॉक करके रखती है। यहाँ बैटरी का वोल्टेज बढ़ते जा रहा है जिससे कि जंक्शन J2 की डिप्लेशन लेयर भी बढ़ते जा रही है, और जब जंक्शन J2 की डिप्लेशन लेयर बढ़ते जा रही है तब वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ इंटायर वोल्टेज को ये डिप्लेशन लेयर ब्लॉक करके रख रही है, किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होने दे रही है। आपको ये जो स्मॉल अमाउंट में करंट दिख रहा है, यहाँ पर ये स्मॉल अमाउंट में जो आपको करंट दिख रहा है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण है, जो कि माइक्रो एम्पियर में फ्लो हो रहा है। डिप्लेशन लेयर के बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ते जा रही है, बट इस डिप्लेशन लेयर के वोल्टेज विथस्टैंड की भी एक लिमिट है। उस मैक्सिमम लिमिट को यहाँ फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहा गया है। इस फॉरवर्ड ब्रेक ओवर से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये डिप्लेशन लेयर बढ़ना बंद हो जाएगी और इसके अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जब इसके अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे उस कंडीशन में ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा और डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुका है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो गए, जिससे कि ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा कुछ इस प्रकार। तो इसी प्रोसेस को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं। आपने फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई की है, उसके बाद भी वोल्टेज ब्लॉक हो रहा है, इसलिए इसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहा गया है। मीन्स ये फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज को ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी रखता है SCR, इसलिए तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में वर्क करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यही बोला है मैंने, इट कैन ब्लॉक द वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। सेकेंड वर्किंग मोड का कनेक्शन भी इसी अरेंजमेंट से है। सेकेंड वर्किंग मोड है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये क्या बोल रहा है, मीन्स इट कैन कंडक्ट करंट इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में करंट का फ्लो भी करवा सकता है। अब यहाँ देखिए आप, ये फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई है यहाँ पर, और फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में जब बैटरी का वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं और ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, करंट बढ़ते जा रहे हैं। मीन्स ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में भी आ गया। ये जो मोड आपको दिख रहा है ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद का, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जब SCR फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में होता है तो वोल्टेज को ब्लॉक भी कर सकता है और करंट का फ्लो भी करा सकता है। ये दो मोड तो क्लियर हो गए हमारे पास। बट इस प्रकार के फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि सबसे पहले तो यदि आप SCR को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ऑपरेट कराना चाहते हो तो हम इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। कौन सी मेथड का, कि पहले वोल्टेज को, बैटरी के वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज करो, उसके बाद फिर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेकर जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सबसे पहले तो आपको किलो वोल्ट की रेंज में वोल्टेज देना पड़ेगा, तब फिर बॉन्ड टूटेंगे, फिर करंट फ्लो होगा, तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा और बहुत ज़्यादा पावर लॉस होगा। फिर यहाँ फंक्शन आता है इस गेट टर्मिनल का। अब इस गेट टर्मिनल का कॉन्सेप्ट यहाँ इंसर्ट करते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने के बाद फिर यदि करंट का फ्लो कराएं तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, बहुत ज़्यादा पावर लॉस भी होगा, ऐसे में तो हमारी डिवाइस भी डैमेज हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस गेट टर्मिनल को इंट्रोड्यूस किया गया। देखते हैं इस गेट टर्मिनल से हम क्या कर सकते हैं। यदि आप इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों। ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि जो जंक्शन J2 पे जो रिवर्स बायसिंग है ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक करती है, क्योंकि जंक्शन J2 पे जो ड्रिफ्ट रीजन है इसके कारण डिप्लेशन लेयर बहुत बड़ी हो गई है, और जब डिप्लेशन लेयर बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक करेगी। जब ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक करेगी तो आपको ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा बैटरी के थ्रू इस डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करने के लिए, उसके बाद ही करंट का फ्लो हो सकता है। तो हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि इस डिप्लेशन लेयर को छोटी कर देते हैं, या फिर हम ऐसा कुछ करते हैं कि इस डिप्लेशन लेयर के बीच में से एक रास्ता क्रिएट हो जाए जिससे कि करंट ईजिली फ्लो हो जाए। इस N- रीजन में तो डिप्लेशन लेयर बहुत बड़ी है, लेकिन डिप्लेशन लेयर तो यहाँ भी क्रिएट होगी, पर यहाँ छोटी डिप्लेशन लेयर रहेगी, क्योंकि ये लाइटली डोपिंग वाला रीजन नहीं है। यहाँ भी डिप्लेशन
डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगी, लेकिन छोटी डिप्लेशन लेयर रहेगी, क्योंकि ये लाइटली डोपिंग वाला रीजन नहीं, कम डोपिंग वाला रीजन तो केवल ये ड्रिफ्ट रीजन है, इसलिए यहाँ बहुत बड़ी डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगी, यहाँ मीडियम डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगी। इसलिए सबसे ज्यादा वोल्टेज अगर कोई ब्लॉक करेगा तो जंक्शन J1 भी कर सकता है, पर जब वो रिवर्स बाइस में रहेगा, क्योंकि J1 के पास भी तो ड्रिफ्ट रीजन कनेक्टेड है। तब हम एक काम करते हैं, यहाँ से गेट सिग्नल डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं यहाँ से गेट सिग्नल एंटर करूंगा, गेट सिग्नल क्या है, एक प्रकार से आप यहाँ करंट इंसर्ट करोगे या वोल्टेज अप्लाई करोगे इस गेट टर्मिनल पर। जब इस गेट टर्मिनल पर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा। करंट क्या है, करंट तो चार्ज है ना। डिप्लेशन लेयर क्रिएट क्यों हुई, चार्ज की कमी के कारण। जब चार्ज कम हो गए थे तब डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुई थी, हमने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। जब आप यहाँ गेट पे एक वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो उस गेट टर्मिनल से करंट अंदर जाने लगेगा। करंट क्या है, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है, यूनिट टाइम में फ्लो होने वाले चार्ज की क्वांटिटी को ही करंट कहा जाता है। मीन्स जब हम इसके अंदर चार्ज इंसर्ट कर देंगे, चार्ज अंदर भेज देंगे इस गेट टर्मिनल से, तो यहाँ पे की जो डिप्लेशन लेयर है वो कम हो जाएगी। ये एक एरिया प्रोवाइड कर देगी करंट को जाने के लिए, क्योंकि डिप्लेशन लेयर को तो ये कम कर देगी। जब डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी उस कंडीशन में ये जंक्शन J1 तो रोकेगा नहीं करंट, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में। जंक्शन J2 रोक रहा था, लेकिन वहाँ की डिप्लेशन लेयर को भी इस गेट टर्मिनल ने थोड़ा कम कर दिया है, एक एरिया प्रोवाइड कर दिया है। ये देखो, ये एक एरिया टाइप का दिख रहा है, इतने एरिया में से करंट जा सकता है। और गेट करंट डालोगे तो ये एरिया और बढ़ जाएगा, और गेट करंट डालोगे तो ये एरिया और बड़ा हो जाएगा करंट पास होने के लिए। इसको इनिशियल कंडक्शन एरिया भी बोलते हैं। ये इनिशियल कंडक्शन एरिया को बड़ा कर रहा है गेट करंट, इनिशियल कंडक्शन एरिया। जब ये एरिया क्रिएट हो जाएगा, SCR में गेट सिग्नल के इंसर्ट करने से कंडक्शन एरिया क्रिएट हो रहा है, और जितना ज़्यादा गेट सिग्नल डालेंगे उतना ज़्यादा कंडक्शन एरिया क्रिएट होगा। अभी कंडक्शन एरिया क्रिएट हो रहा है मीन्स उतने एरिया की डिप्लेशन लेयर कम हो जा रही है, उतने एरिया की डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जा रही है। जब डिप्लेशन लेयर कम हो जा रही है तो पहले जितना ब्रेक ओवर वोल्टेज हमें लग रहा था, क्या अभी भी उतने ब्रेक ओवर वोल्टेज लगेगा? नहीं। जैसे मानते हैं कि पहले फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज 1 इतना लग रहा था, लेकिन अब डिप्लेशन लेयर छोटी हो गई है। जब डिप्लेशन लेयर छोटी हो गई है तो हमें ब्रेक ओवर वोल्टेज थोड़ा कम लगेगा। इतने ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ही मानते हैं कि अब ब्रेक ओवर वोल्टेज 2, इतने ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ही कंडक्शन चालू हो जाएगा। और ज़्यादा गेट सिग्नल डालेंगे, और ज़्यादा गेट करंट डालेंगे तो ब्रेक ओवर वोल्टेज और कम हो जाएगा। कम ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ही कंडक्शन मोड में चला जाएगा। और ऐसा होने से एडवांटेज है कि जब हमें SCR को कंडक्शन मोड में ले जाना है तब हमें कम ब्रेक ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। इस प्रकार होने वाला वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा और पावर लॉस भी कम हो जाएंगे। SCR कंडक्शन मोड में चला जाएगा। जैसे जैसे आप गेट सिग्नल देते जाओगे वैसे वैसे फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी और बहुत कम वोल्टेज पर ये कंडक्शन मोड में पहुंच जाएगा, जिससे कि वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा और होने वाला पावर लॉस भी कम हो जाएगा। इसलिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे सिग्निफिकेंस ऑफ गेट करंट, गेट टर्मिनल या गेट करंट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको यही बताना है कि ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज को कम कर देता है, जिससे कि SCR में वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है और पावर लॉस भी कम होता है, और हमारा SCR डैमेज होने से बच जाता है। यहाँ गेट सिग्नल ओनली ऑन स्टेट की कंडीशन में ही ऑपरेट होता है, इसलिए इसे सेमी कंट्रोल्ड स्विच भी कहा जाता है। सेमी कंट्रोल्ड स्विच। मैं आपको जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ इसकी नोट्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसकी वर्किंग मैंने आपको समझा दी है और वहाँ मैं इसे लिख भी दूँगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाओगे तो वहाँ आप पढ़ के समझ जाइएगा। अब SCR के थर्ड मोड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की स्टडी करते हैं। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में एनोड बैटरी के माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और कैथोड बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, कुछ इस तरह से। तब एनोड के ऊपर माइनस टर्मिनल आ जाता है और कैथोड के ऊपर प्लस टर्मिनल आ जाता है। और हमें पता है जब P टाइप प्लस से कनेक्टेड होता है, N टाइप माइनस से कनेक्टेड होता है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन होती है। और जब P टाइप माइनस से कनेक्टेड होता है, N टाइप प्लस से कनेक्टेड होता है, तो ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन होती है। यहाँ देखिए P टाइप माइनस से कनेक्टेड है, इसलिए जंक्शन J1 रिवर्स बायस में आ जाएगा, क्योंकि जो P लेयर है ये जंक्शन J1 की है। यहाँ देखिए जंक्शन J3 की N लेयर प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है, मीन्स ये जंक्शन भी रिवर्स बायस में आ जाएगा। अब जंक्शन J2 का बैटरी से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम ऐसे देखेंगे। जंक्शन J2 की N लेयर, N माइनस लेयर बैटरी के माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड है और जंक्शन J2 की P लेयर
बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है। जब n लेयर माइनस से कनेक्टेड होती है तो फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन आती है, मीन्स जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में है। जब हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की स्टडी कर रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि जंक्शन J1 और जंक्शन J3 फॉरवर्ड बायसिंग में थे और केवल एक जंक्शन रिवर्स बायसिंग में था। लेकिन यहाँ पर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में दो जंक्शन रिवर्स बायसिंग की स्टेट में है, एक जंक्शन J1 और दूसरा जंक्शन J3। इसलिए रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी की कंडीशन में केवल जंक्शन J2 रिवर्स बायस में था, लेकिन यहाँ तो जंक्शन J1 भी रिवर्स बायसिंग में है और जंक्शन J3 भी रिवर्स बायसिंग में है। और यहाँ पे जो n माइनस रीजन है ये ड्रिफ्ट रीजन है, कम डोपिंग वाला रीजन है। ये माइनस साइन कम डोपिंग को इंडिकेट कर रहा है। लाइटली डोपिंग रीजन है या ड्रिफ्ट रीजन है, ये लाइटली डोपिंग रीजन। इसी रीजन को ड्रिफ्ट रीजन भी कहा जाता है, ड्रिफ्ट रीजन। इस ड्रिफ्ट रीजन की डिप्लेशन लेयर भी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि ये लाइटली डोपिंग वाला रीजन है, इसलिए इसकी डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। और हमें जितना ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक करना है ड्रिफ्ट रीजन उतना बड़ा विड्थ का ले लीजिए आप, तो आप उतना ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक कर पाओगे। और जो अदर रीजन है PN ये जो है ये लाइटली डोपिंग रीजन नहीं है, इसलिए इनके अंदर जो डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगी वो थोड़ी कम विड्थ की होगी, छोटी डिप्लेशन लेयर रहेगी ये सारी। यहाँ जंक्शन J1 ड्रिफ्ट रीजन से कनेक्टेड है। ये देखिए ये जंक्शन J1 n माइनस रीजन के बहुत पास में है या n माइनस रीजन से कनेक्टेड है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक करेगा। सपोज करते हैं कि रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में SCR 1000 वोल्ट ब्लॉक कर रहा है, टोटल 1000 वोल्ट अगर ये वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है। अब यहाँ पे दो जंक्शन है, एक तो जंक्शन J1 और जंक्शन J3। जंक्शन J1 ड्रिफ्ट रीजन से कनेक्टेड है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक करेगा, इसलिए जंक्शन J1 1000 वोल्ट में से 950 वोल्ट तक के वोल्टेज को ब्लॉक करेगा और रिमेनिंग 50 वोल्ट। ऐसा होता है क्योंकि ड्रिफ्ट रीजन के कारण जंक्शन J1 ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक करेगा और जंक्शन J3 कम वोल्टेज ब्लॉक करेगा। हम कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू इसे समझते हैं। SCR की रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो यहाँ पर दो जंक्शन रिवर्स बायसिंग में है, इसलिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज ये ब्लॉक कर रहा है। इसलिए रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में यदि आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ डिप्लेशन लेयर बढ़ते जा रही है जो कि करंट को अलाउ नहीं करेगी फ्लो होने के लिए। जो थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो रहा है वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो हो रहा है, माइक्रो एम्पियर की रेंज में करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे जैसे आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ये डिप्लेशन लेयर और बड़ी होती जाएगी, डिप्लेशन लेयर बढ़ते ही जाएगी, क्योंकि लेकिन ये डिप्लेशन लेयर भी एक लिमिट तक बढ़ेगी। एक लिमिट ऐसी आएगी जहाँ पे डिप्लेशन लेयर के अंदर के जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होने लगेंगे। जैसे सपोज करते हैं किलो वोल्ट 1 किलो वोल्ट 1000 वोल्ट है, इसकी लास्ट लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद यदि ब्रेकडाउन होना है तब उसके बाद ब्रेकडाउन होगा और ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि SCR रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में भी वर्क करता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब SCR की ओवरऑल VI कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करते हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को भी ऑब्जर्व करते हैं और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को भी ऑब्जर्व करते हैं। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में दो मोड होते हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में दो मोड इंक्लूड होते हैं, एक तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हमें पता है जब एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई दी जाती है तब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जंक्शन J2 रिवर्स बायस में रहती है, जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में रहते हैं। इसलिए जंक्शन J2 की रिवर्स बायस के कारण जैसे जैसे हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं डिप्लेशन लेयर भी बढ़ती जाती है और करंट का फ्लो नहीं होता है। बहुत स्मॉल अमाउंट में जो करंट फ्लो होता है वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, पर डिप्लेशन लेयर भी एक लिमिट तक बढ़ती है। एक लिमिट के बाद डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाती है और जिस वोल्टेज पर डिप्लेशन लेयर ब्रेक होती है उसे फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। और इस ब्रेकडाउन के इंस्टेंट पर जो करंट फ्लो होता है यह होल्डिंग करंट कहलाता है। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो करंट SCR में फ्लो होगा वह होल्डिंग करंट कहलाता है। हमने होल्डिंग करंट के बारे में ये ऑब्जर्व किया कि होल्डिंग करंट कब फ्लो हुआ है, ब्रेकडाउन होने पर, लेकिन ब्रेकडाउन से पहले होल्डिंग करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जब हमने होल्डिंग करंट को ऑब्जर्व किया तब हमने पाया कि जिस इंस्टेंट पर ब्रेकडाउन हुआ है उस इंस्टेंट पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट होल्डिंग करंट है। मीन्स ब्रेकडाउन के पहले होल्डिंग करंट का एग्जिस्टेंस नहीं था, तो इसलिए हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या
कि होल्डिंग करंट इज द मैक्सिमम करंट जिसके पहले SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था। देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि होल्डिंग करंट वह मैक्सिमम करंट है जिसके पहले SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था। कुछ इस तरह से होल्डिंग करंट की डेफिनेशन रहेगी। होल्डिंग करंट इज द मैक्सिमम एनोड करंट बिलो विच SCR इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाएगी, उसके अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, जिससे कि ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा और वोल्टेज कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकडाउन होने के बाद हाई करंट फ्लो होगा। जब हाई करंट फ्लो होगा तो जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। यह वोल्टेज इसलिए कम हो गया क्योंकि ब्रेकडाउन के कारण डिप्लेशन लेयर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रही है, इसलिए ये वोल्टेज कम हो गया है और ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है। ब्रेकडाउन होने के बाद वोल्टेज कम हो जाएगा और ह्यूज अमाउंट में करंट बढ़ने लगेगा। जिस पोजीशन पर करंट धीरे धीरे बढ़ना चालू कर देगा, ग्रेजुअली, लीनियरली, वो पर्टिकुलर पोजीशन लेचिंग करंट की पोजीशन कहलाएगी। ये लेचिंग करंट, इस लेचिंग करंट से देखिए आप, करंट ग्रेजुअली धीरे 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 बढ़ते ही जा रहा है। तो ये यहाँ से लेचिंग करंट स्टार्ट हुआ है। ये जो रीज़न है, इतना जो रीज़न आपको दिख रहा है, ये अनस्टेबल रीज़न है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, फिर वोल्टेज सडनली कम हो गया, इसलिए इतना रीज़न अनस्टेबल रीज़न है। और करंट इस पर्टिकुलर पोजीशन से ग्रेजुअली धीरे 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 लीनियरली बढ़ने लगा। इसलिए जहां से करंट बढ़ना चालू हुआ लीनियरली धीरे धीरे, ये पर्टिकुलर करंट लेचिंग करंट है। अब इसे हम कैसे डिफाइन करें, यहाँ से कंडक्शन मोड चालू हो गया SCR। लेचिंग करंट जिस इंस्टेंट से फ्लो होना चालू हो जाता है, जिस इंस्टेंट पर लेचिंग करंट की वैल्यू है, उसके बाद से SCR का कंडक्शन चालू हो जाता है। इसलिए इस मोड को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहा गया है। ये हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। तब हम लेचिंग करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेचिंग करंट ऐसा मिनिमम करंट है जिसके बाद से SCR फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। देखिए, ये लेचिंग करंट है और इस लेचिंग करंट के जस्ट बाद से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड चालू हो जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेचिंग करंट वह मिनिमम करंट है जिसके बाद SCR फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। इसलिए लेचिंग करंट की डेफिनेशन ये होगी, इट इज़ द मिनिमम एनोड करंट अबव विच SCR इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। SCR में टोटल 3 मोड होते हैं, हमने 2 मोड को ऑब्जर्व कर लिया है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब एक लास्ट मोड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड देख लेते हैं। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम एनोड को बैटरी के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि जंक्शन J1 और जंक्शन J3 दोनों रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में आ जाते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक करने लगता है, कुछ इस तरह से। बट स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होते रहता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। ये जो करंट है ये बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट है, माइक्रो एम्पियर। बट ये वोल्टेज हम तब तक ही बढ़ा सकते हैं जब तक कि डिप्लेशन लेयर में ब्रेकडाउन ना हो जाए। ये देखिए यहाँ पर, ये जो डिप्लेशन लेयर है ये बढ़ते जा रही है, एक लिमिट आएगी कि ये डिप्लेशन लेयर में ब्रेकडाउन हो जाएगा। सपोज करते हैं कि ये इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होगी और ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा, इसलिए इसे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहा जाता है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में गेट सिग्नल का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में गेट सिग्नल का रोल होता है। केवल फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ही गेट सिग्नल का यूज़ होता है, इसलिए गेट सिग्नल को सेमी कंट्रोल्ड स्विच भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए क्या रोल है, यदि आप गेट सिग्नल दोगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में तो ये इनिशियल कैथोड कंडक्शन एरिया प्रोवाइड करेगा, जिससे कि डिप्लेशन लेयर छोटी हो जाएगी और कम वोल्टेज पे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज आ जाएगा। जैसे VFBO ये फर्स्ट ब्रेक ओवर वोल्टेज है, यदि आपने गेट सिग्नल दे दिया तब डिप्लेशन लेयर छोटी हो जाएगी और कम ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ही ब्रेक ओवर हो जाएगा। ये VFBO1 आपने और गेट सिग्नल दिया तो डिप्लेशन लेयर और छोटी हो जाएगी, कम ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ही कंडक्शन मोड में SCR चला जाएगा। अब हम होल्डिंग करंट और लेचिंग करंट के इम्पोर्टेंस का एनालिसिस करेंगे कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप सबसे पहले हम होल्डिंग करंट का एनालिसिस करेंगे। होल्डिंग करंट के लिए आप यहाँ देखिए, ये होल्डिंग करंट कब क्रिएट हुआ है, जब ब्रेक ओवर वोल्टेज
से ज़्यादा वोल्टेज हो गया है, मीन्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जिस वोल्टेज पर ब्रेक ओवर हुआ है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो है होल्डिंग करंट। अगर होल्डिंग करंट कम हो गया तो फिर जैसे ही होल्डिंग करंट है, ये होल्डिंग करंट जैसे ही कम हुआ, इस ग्रीन पेन का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ही होल्डिंग करंट कम हुआ फिर से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा एससीआर। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला गया मीन्स वो करंट फ्लो करना बंद कर देगा, एससीआर ऑफ हो जाएगा। तो होल्डिंग करंट का तो ये इंपॉर्टेंस है कि यदि एनोड करंट होल्डिंग करंट से कम हुआ तो एससीआर ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ होल्डिंग करंट अभी देखा हमने, इफ एनोड करंट लेस देन होल्डिंग करंट देन एससीआर विल स्विच्ड ऑफ, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। एनोड करंट लेस देन होल्डिंग करंट देन एससीआर विल टर्न ऑफ। इस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी जब हमें एससीआर को बंद करना होगा। जब हमें एससीआर को बंद करना है तो हम एनोड करंट को होल्डिंग करंट से कम कर देंगे और एससीआर हमारा बंद हो जाएगा। एससीआर को बंद करना, स्विच ऑफ करने की प्रोसेस को टेक्निकल टर्म में कम्यूटेशन प्रोसेस कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल से, एक टॉपिक है इसके ऊपर कि एससीआर को कैसे बंद किया जाए, अभी जब पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। अब लेचिंग करंट के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं। आप इस कैरेक्टरिस्टिक में ऑब्जर्व कीजिए कि जब एनोड करंट लेचिंग करंट से ज़्यादा हुआ, जब एनोड करंट लेचिंग करंट से ज़्यादा हुआ तब एससीआर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में गया है। उससे पहले एससीआर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में नहीं था। जैसे ही एनोड करंट लेचिंग करंट के बराबर होता है एससीआर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है एससीआर का। इसका मीनिंग यही निकलता है कि हमें एनोड के करंट को लेचिंग करंट के बराबर या उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी एससीआर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाएगा। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसलिए लेचिंग करंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब एनोड करंट लेचिंग करंट के इक्वल या ग्रेटर होगा तभी एससीआर ऑन होगा या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में इंटर होगा। दोनों एक ही बात, ऑन होना या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाना एक ही बात। इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो गेट सिग्नल की जहाँ नीड पड़ती है हमें, गेट सिग्नल हम तब तक के एससीआर को देते हैं जब तक कि एससीआर ऑन ना हो जाए, और एससीआर तब तक के ऑन नहीं होगा जब तक कि एनोड करंट लेचिंग करंट के बराबर या उससे ज़्यादा ना हो जाए, तब तक के एससीआर ऑन नहीं होगा। इसलिए एससीआर को तब तक के गेट सिग्नल देंगे जब तक के एससीआर का एनोड करंट लेचिंग करंट के बराबर ना हो जाए। अभी हम इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, बहुत सही रहेगा वो। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप इस एससीआर के सिंबल को देख लीजिए। कुछ इस प्रकार का होता है एससीआर का सिंबल। क्वेश्चन स्टार, फाइंड द मिनिमम पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन एससीआर इफ इट ड्रॉस 100 मिली एम्पियर लीचिंग करेंट, और हाउ मच टाइम वी विल प्रोवाइड गेट पल्स टू टर्न ऑन एससीआर इफ इट ड्रॉस 100 मिली एम्पियर लीचिंग करेंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सर्किट गिवन है, इस सर्किट में इस एससीआर को ऑन करने के लिए कितने समय तक गेट सिग्नल दिया जाए, यही हमारा क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हैं। अब एससीआर ऑन कब होता है, जब इसमें से फ्लो होने वाला करंट या एनोड जो करंट है जब ये लेचिंग करंट के बराबर हो जाएगा तब तक के हमें गेट सिग्नल देना है। क्योंकि एससीआर कब ऑन होता है, जब एनोड करंट या तो लेचिंग करंट के बराबर हो जाए या एनोड करंट लेचिंग करंट से ज़्यादा हो जाए, तब एससीआर ऑन होता है। ऑन होता है मीन्स फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। तो सिंपल सी बात है, इस एनोड करंट को लेचिंग करंट के बराबर रख दीजिए तो हमें टाइम पता चल जाएगा कि कितने समय तक हम गेट पल्स दे रहे हैं। अब देखिए, ये जो एनोड करंट है ये किसके बराबर है, इस इंडक्टर में फ्लो होने वाले, इस लोड में फ्लो होने वाले करंट के बराबर है। तो इस इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है, एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। तो इस आई की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, वी एल अपॉन एल इक्वल टू डी आई बाई डी टी। इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, तब इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी एल अपॉन एल। जो सोर्स वोल्टेज है वही इंडक्टर का वोल्टेज हो जाएगा, इसलिए इंडक्टर का वोल्टेज कितना है
100 वोल्ट, इंडक्टेंस की वैल्यू 0.1 हेनरी dt, और ये जो इंडक्टर का करंट है वो किसके बराबर है, एनोड करंट के बराबर है, क्योंकि इंडक्टर में से उतना ही करंट फ्लो हो रहा है जितना एनोड में से हो रहा है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 100/0.1 ये बाहर आ जाएगा और बाहर आके इसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी, इनसाइड में 1 बचेगा dt। आइए जब इंटीग्रेशन होगा तब यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू टी। और यदि हमें SCR को ऑन करना है तो ये एनोड करंट किसके बराबर होना चाहिए, लेचिंग करंट के बराबर होना चाहिए। और लेचिंग करंट क्वेश्चन में कितना गिवन है, 100 मिली एम्पियर। SCR के ऑन के लिए एनोड करंट लेचिंग करंट के बराबर हो जाता है और लेचिंग करंट क्वेश्चन में 100 मिली एम्पियर गिवन है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो t = 0.1 मिली सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। इसका मीनिंग ये है कि हमें यदि SCR को ऑन करना है तो 0.1 मिली सेकेंड तक हमें गेट पल्स देना पड़ेगा, तो हमारा SCR ऑन हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस।